तो बेटा हम ये चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक वेव्स। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, कंटिन्यूस रेगुलर एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम causes from the periodic vibration of a source are called periodic waves। बेटा जब भी किसी सोर्स की मोशन पीरियोडिकली रिपीट होती है तो उस रिपीटेशन की वजह से जो हमारे पास वेव पैदा होती है उस वेव को हम पीरियोडिक वेव्स का नाम देते हैं। तो कंटिन्यूस रेगुलर एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम काजेज फ्रॉम द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ सोर्स। एक ऐसा सोर्स जो पीरियोडिक वाइब्रेशन करता है, उस पीरियोडिक वाइब्रेशंस के नतीजे में जो वेव पैदा होती है उस वेव को हम पीरियोडिक वेव्स का नाम देते हैं। तो बेटा इसमें हम लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। तो बेटा ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स को समझने से पहले आपको दो बातों का पता होना चाहिए। पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए कि वो जो सोर्स की जो मोशन है वो पीरियोडिक होनी चाहिए। सोर्स जो है वो पीरियोडिकली अपनी मोशन को रिपीट करे। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पीरियोडिक वेव्स के अंदर कि इसके अंदर सोर्स जो है वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करता है। दूसरी बात कि ये जो वेव होती है, ये कंप्लीट वेव को हम एक वेवलेंथ का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस कंप्लीट वेव को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इधर से इधर तक मैंने इसको एक पार्ट में डिवाइड किया, इधर से इधर तक दूसरे में, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरे में, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको चौथे पार्ट में डिवाइड किया है। और हर पार्ट की जो लेंथ है वो λ/4 के बराबर है। तो ये भी λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4 और ये भी λ/4, यानी टोटल वेवलेंथ को मैंने 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये दो बातें आपने यहाँ पे सीखनी है। हमारे पास अब हम पैदा करेंगे यहाँ पे पीरियोडिक ट्रांसवर्स वेव। तो उसके लिए हमारे पास एक सोर्स है। बड़ा यहाँ पे हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जो कि एक सोर्स है ट्रांसवर्स वेव का। इसके साथ हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच की हुई है, ये एक रस्सी अटैच की हुई है। जब ये मैस को आप वाइब्रेट करवाएंगे ऊपर नीचे ए एम्पलीट्यूड के साथ, तो यहाँ पे ये जो रस्सी है इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव पैदा होना शुरू हो जाएंगी और ये ट्रांसवर्स वेव आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। अब अगर इस सोर्स की मोशन जो है पीरियोडिक होगी तो ये जो ट्रांसवर्स वेव भी पीरियोडिक ट्रांसवर्स वेव कहलाएंगी। अब ये जो पीरियोडिक ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। अब अगर इस सोर्स की मोशन जो है पीरियोडिक मोशन होगी तो ये जो वेव है ये भी पीरियोडिक ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी। तो बेटा ये हमारे पास होगी ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। तो इसमें आपको आपकी बुक में ये डायग्राम नज़र आ रही होगी। यहाँ पे ये हमारे पास 5 डायग्राम बनी हुई हैं, ठीक है। तो इनको हम समझते हैं। तो बेटा यही जो ट्रांसवर्स वेव है, इसी ट्रांसवर्स वेव को अब हम जो है वो इसकी जो है इक्वेशन ड्राइव करते हैं। इस जो ट्रांसवर्स वेव को हर λ/4 का मतलब है कि हमने हर चौथे हिस्से के बाद हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, यानी हमने इसका जो है ना वो हर चौथे हिस्से के बाद एक स्नैप जो है ना वो इसका हासिल कर लिया। ये जो वेव जो है वो मास स्प्रिंग सिस्टम से पैदा हो रही थी। हमने इस वेव को हर चौथे हिस्से के बाद यानी T/4 के बाद हमने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो ये हमारे पास 5 स्क्रीनशॉट हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम एक क्रस्ट को कंसीडर करते हैं जिसको हम ए पॉइंट का नाम देते हैं, ठीक है। हमारे पास इनिशियली जो है हम टाइम 0 कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया हुआ। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब टाइम T/4 गुजर जाएगा यानी टोटल टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा गुजर जाएगा, उस वक्त ये जो क्रस्ट है वो आगे की तरफ मूव करके इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। बेटा इसमें आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पे हमने एक λ/4 एक ऐड करना है और यहाँ से एक λ/4 हमने रिमूव करते जाना है। इधर से हमने एक λ/4 रिमूव करते जाना है
और इधर से एक λ/4 आपने क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। तो जब यहाँ पे एक λ/4 ऐड होगा, यानी वेव का जो फोर्थ पार्ट यहाँ पे ऐड होगा, तो ये वाली वेव इस तरह की सिचुएशन इख्तियार कर लेगी। और जब यहाँ से आप एक λ/4 को जो है रिमूव करेंगे, तो ये वेव यहाँ तक हमारे पास ये वाली सिचुएशन इख्तियार कर लेगी, यानी यहाँ तक हमारे पास वेव बच जाएगी। इस वक्त जो टाइम गुजर चुका होगा वो T/4 होगा, और जो वेव ने डिस्टेंस कवर किया होगा वो λ/4 होगा, क्योंकि ये जो क्रस्ट है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँच चुका है। थोड़ी देर बाद मज़ीद इसमें आप एक λ/4 जो है वो ऐड करेंगे, यहाँ से एक फोर्थ पार्ट इसमें ऐड करेंगे। ये वाला जो फोर्थ पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इधर से एक फोर्थ पार्ट आप क्या कर देंगे, एक रिमूव कर देंगे। जब इधर से एक फोर्थ पार्ट रिमूव होगा तो वेव यहाँ तक बच जाएगी। और जब इधर से ये जो है ना वो λ/4 एक ऐड होगा, तो ये वेव इस तरह की जो है ना वो शक्ल इख्तियार कर लेगी, और ये जो पॉइंट है ए है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। उस वक्त जो टाइम जो है वो T/2 हो चुका होगा, और जो डिस्टेंस कवर किया होगा उस वेव ने वो λ/2 होगा। उसी तरह जब टाइम 3T/4 गुजर जाएगा, उस वक्त इस वेव के अंदर हम एक और पोर्शन यानी एक और λ/4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब एक और λ/4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वेव यहाँ से यानी ये वाली सिचुएशन इख्तियार कर लेगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। और इधर से हम λ/4 को जब हम रिमूव करेंगे, यहाँ से ये वाला λ/4, तो हमारे पास जो वेव है वो यहाँ तक बच जाएगी। उस वक्त जो वेव ने डिस्टेंस कवर किया होगा वो 3/4 लैम्डा के बराबर होगा। उसके बाद जब टाइम एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बराबर होगा, उस वक्त जो क्रस्ट है वो इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। आप नोट करेंगे कि यहाँ से लेके ए पॉइंट ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया है, यानी जो डिस्टेंस कवर है वो एक वेवलेंथ के बराबर हो चुका है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है हम उसको एक वेवलेंथ के बराबर लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक ये जो है वो सारी डायग्राम्स को मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं इसकी जो है डेरिवेशन की तरफ। अब हम इसकी वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए हमें पता है एक रिलेशन हम जो है पहले पढ़ चुके हैं, v इज़ इक्वल टू d/t, v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर जो डिस्टेंस है वो वन वेवलेंथ के बराबर होता है, अगर डिस्टेंस वन वेवलेंथ के बराबर होता है, उसी वक्त जो टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। When distance is equal to one wavelength, then time will be equal to time period. तो ये दोनों चीज़ें हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, v इज़ इक्वल टू वन वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, v इज़ इक्वल टू वन वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड, यानी 1/t इंटू वेवलेंथ। और हमें पता है कि जो 1/t होता है ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो लिहाजा हम 1/t की जगह पे जब फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे तो ये हमारे पास वेव इक्वेशन बन जाएगी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। तो बेटा हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स। तो उसके लिए हम एक सिनेरियो फ़र्ज़ करेंगे। हम एक रिजिड हार्ड सपोर्ट के साथ कुछ स्ट्रिंग्स को बांध देंगे और उसके साथ एक स्प्रिंग को हैंग कर देंगे। जब हम इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग की डायरेक्शन में, तो हम देखेंगे स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन और कंप्रेशन रेयरफैक्शन पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और इनके अंदर जो स्ट्रिंग्स थी वो भी जहाँ पे कंप्रेशन होगा वहाँ पे जो है वो कंप्रेस हो जाएंगी, एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, और जहाँ पे रेयरफैक्शन होगा वहाँ पे स्ट्रिंग एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, उनके दरमियान जो है वो फासला बढ़ जाएगा। अब अगर जो लॉन्गिट्यूडिनल पैदा करने वाला जो सोर्स है उसकी मोशन पीरियोडिक है, तो हम देखेंगे इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पैदा हुई हैं वो भी पीरियोडिक इन नेचर है। ये हम इन स्ट्रिंग्स को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इन स्ट्रिंग्स के अंदर जो फासला है वो ये जो इन स्ट्रिंग्स का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल एक जैसा होगा। उस सीक्वेंस को देख के हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स हैं। और इन वेव्स को हम जो है ना वो जो है जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे हम क्रस्ट बना देंगे, और जहाँ पे रेयरफैक्शन है वहाँ पे हम ट्रफ की सूरत में ज़ाहिर कर सकते हैं, तो जिससे ये हमें इसका ग्राफ बनाने में हेल्प मिलती है। तो बेटा ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स हैं। इसकी अगर आपको किसी जगह पे भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह।